इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है और फिर शख्स बन जाता है। फिर उसकी अपनी मेहनतें उसको शख्स से शख्सियत बना देती हैं। तो एक ऐसा साथी हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है जो एक शख्सियत बन चुका है, टेलीविज़न के हवाले से एक बड़ा नाम, डॉक्यूमेंट्रीज के हवाले से और बड़ा नाम। तो हमारे साथी हैं नाज़मुद्दीन नाज़िम। जब तक यहाँ थे तो नाज़मुद्दीन कहलाते थे, फिर जब कनाडा चले गए तो नाज़मुद्दीन नाज़िम, वो भी हम इनसे राय तमन्नुन पूछेंगे। तो नाज़िम, 1975 से आपकी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ और आप टेलीविज़न में आ गए। हमारे एक बहुत महबूब, पढ़े लिखे, अपनी जगह बहुत बड़े प्रोफेशनल भी थे, राइटर भी थे, उन्होंने नावल भी लिखे, आप भी उनको जानते हैं, आगा खालिद सलीम। वो कहा करते थे कि रेडियो के हवाले से कि यार दो चीज़ें हैं, एक म्यूज़िक और एक ड्रामा, बाकी बस ऐसा ही है। टेलीविज़न में भी यही समझा जाता था। तो ये इतनी बड़ी लालच होती है ड्रामे और म्यूज़िक के प्रोड्यूसर बनने की, तो इससे हटके आपने, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता लेकिन कर लेता हूँ कि ये खुश्क मौजू था डॉक्यूमेंट्री का। मैं उसे खुश्क नहीं कहता, मैं उस चीज़ को इसलिए खुश्क नहीं कहता कि आपने कोई चीज़ देखना शुरू की और फिर आपका स्विच ऑफ करने को जी नहीं चाहा, तो फिर वो खुश्क नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए है। तो इस पर मैं चाहूँगा कि डिटेल में आप हमें बताएं कि ये इस शोबे की तरफ कैसे आए। देखिए, 1975 में मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न प्रोग्राम अप्रेंटिस के तौर पर ज्वाइन किया लाहौर में। और होता ये है, ये हर जगह होता है कि आप किसी इदारे में जाते हैं तो हर किस्म की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आपका चॉइस होता है कि आप कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल सही है, ड्रामा जो है और म्यूज़िक जो है वो एक लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती है, लेकिन मेरी कभी भी ड्रामे के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से ऐसा नहीं हुआ। नाज़मुद्दीन को अपने रुझान से हटकर जब ड्रामा प्रोड्यूस करने के लिए दिया गया तो उन्होंने ये चैलेंज भी कबूल किया और 1985 में असद मोहम्मद खान का तहरीर किया हुआ एक ड्रामा और 1986 में हमीद काश्मीरी की एक ड्रामा सीरीज सपने के नाम से प्रोड्यूस की। 1994 यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एम्प्लॉइज ओल्ड एज इंस्टीट्यूट के लिए एक खुसूसी ड्रामा साहिबान के नाम से भी नाज़मुद्दीन ने प्रोड्यूस किया। उसी साल टीवी ड्रामा सीरीज की तैयारी के एक तरबियती कोर्स में नाज़मुद्दीन को कुआलालंपुर मलेशिया भेजा गया। इस कोर्स का एहतमाम जर्मनी के एक टेलीविजन ट्रेनिंग सेंटर ने हुकूमत मलेशिया के एक इदारे AIBD के ताउन से किया था। इस कोर्स के इख्तिताम पर शुरका को असनाद तकसीम की गईं। ये जिक्र है 1967 का। 75 आप आइए, 67 में जब टेलीविज़न कराची सेंटर कायम हुआ, वहाँ से एक प्रोग्राम आया करता था, सैलानी के साथ उबैदुल्ला बेग करते थे और उसका मैं इंतज़ार करता था। बाकी लोग चले जाते थे उठ के कमरे से, लेकिन मुझे इंतज़ार होता था उस प्रोग्राम का। शुरू से मेरा एक डॉक्यूमेंट्री की तरफ जो है एक शौक़ मौजूद था। अच्छा, 75 में यहाँ पर जब मैं आया, 77 में मैं कराची आ गया। कराची आने के बाद जनरल प्रोग्राम्स, एक शोबा जनरल प्रोग्राम्स का भी होता है। हाँ, मैगज़ीन प्रोग्राम, हाँ, ये कि मजहबी प्रोग्राम हैं, कव्वालियाँ हैं और दूसरे इस किस्म की। तो मुझे जनरल प्रोग्राम्स दिए गए, मैंने वो किए। नाज़मुद्दीन को 1988 की एक सहमाही में बच्चों का प्रोग्राम प्रोड्यूस करने के लिए दिया गया। उसका नाम होनहार था। ये एक बेहतरीन प्रोग्राम था।
इसीलिए इसको बच्चों और यूथ के लिए होने वाले एक इंटरनेशनल फेस्टिवल में जर्मनी भेजा गया। इस फेस्टिवल का नाम प्री जोनस था। नाजिमुद्दीन ने यहाँ पाकिस्तान टेलीविज़न की नुमाइंदगी की और जर्मनी से वापस आकर बहुत मुख्तसर अरसे में निशान राह के नाम से 14 अगस्त के लिए 10 डॉक्यूमेंट्री की एक ऐसी सीरीज़ तैयार की जिसमें पाकिस्तान की कौमी अलामतों मसलन कौमी तराना और कौमी परचम वगैरह जैसे मौज़ूआत को पहली बार डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में पेश किया। इस सीरीज़ को अवामी और हुकूमती सतह पर बहुत सराहा गया था। मुझे याद है 1988 में मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब की हुकूमत थी। उनका ताल्लुक़ सिंध के उस हिस्से से था जो थर वगैरह से, उनको बड़ी दिलचस्पी थी। तो उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर कोई, वहाँ ड्राउट है, कहसाली है, तो उस पर कोई प्रोग्राम होना चाहिए। बस वो फिर मैंने बलूच साहब से, आमिर इमाम साहब से दरख्वास्त की कि ये मैं करना चाहता हूँ। उन्होंने इजाज़त दी। उन्होंने न सिर्फ इजाज़त दी बल्कि बलूच साहब, आज मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि उन्होंने वो सारा कुछ अरेंज भी किया है। निसार सिद्दीकी साहब डिप्टी कमिश्नर थे मीरपुर ख़ास के। हम गए वहाँ पर और वो 2 जीपें तैयार थी और उसके बाद हम 12 दिन उसमें लग गए। उससे पहले मैं रैकी कर चुका था थर की, और मैं जाके देख चुका था। मुझे आइडिया था, इस रफ स्क्रिप्ट मैंने बनवा लिया था। तो भाई बात यह है कि डॉक्यूमेंट्री को मैं ये समझता हूँ, निसार के ड्रामा, म्यूज़िक, ये सब जो हैं, इनकी ये जो जॉनरा है, ये इनकी लाइफ थोड़ी होती है। आज किसको याद है कि मोहसिन अली ने क्या किसके किए वो किए थे। लेकिन मेरी डॉक्यूमेंट्री थर लैंड एंड पीपल, ना सिर्फ ये कि उसको अवार्ड मिला, सिडनी से पहला इनाम मिला, बल्कि वो इस वक्त मिलियंस के अंदर देखी जा रही है, मिलियंस में देखी जा रही है। इसी तरह एक और डॉक्यूमेंट्री मैंने की, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि मैं उनका मशकूर हूँ, अब्दुल कादिर मंगी साहब का। उनका ये होता था कि वो किसी भी ज़िले में जब जाते थे तो कोई ना कोई हल्ला गुल्ला करते थे, हल्ला गुल्ला ज़रूर वो करते, साथ भी थे। हम साथ थे। तो वो हमने फिर थर आफ्टर रेन किया, कुछ पुराने शॉट मिला जुला के हमने वहाँ पर वो कर लिए, थर आफ्टर रेन। उसकी भी रीच जो है वो इससे कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा, मिलियंस के अंदर वो भी मतलब है। तो ये मेरे YouTube चैनल के ऊपर है। मैंने YouTube चैनल 2013 में बनाया था। उस वक्त तक मैंने उसको मोनेटाइज नहीं किया था। खैर बहरहाल 2020 में कोविड के ज़माने में उसको मोनेटाइज किया, तब थोड़े से पैसे वैसे भी आ जाते हैं। उसका नाम है नाज़मुद्दीन नाज़िम। अच्छा, उसका नाम ही है नाज़मुद्दीन नाज़िम। थर पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री ने नाज़मुद्दीन के काम को मजीद जिला बख्शी। इसी का नतीजा था कि उन्हें जापान के सरकारी टीवी चैनल NHK और जापान फाउंडेशन की जानिब से एक खुसूसी डॉक्यूमेंट्री बनाने की दावत दी गई। पीपल्स एंड ड्वेलिंग इन जापान के उन्वान से ये डॉक्यूमेंट्री नाज़मुद्दीन ने जापान जाकर मुकम्मल की। इस डॉक्यूमेंट्री को जापानी हुकूमत ने न सिर्फ सराहा बल्कि इसे अपने तमाम सिफारती मिशंस को भी भेजा। चलो थोड़ी सी बात वो भी कर लेते कि नाज़मुद्दीन से नाज़मुद्दीन नाज़िम कैसे बने आप? भाई जब मैं 1998 में कनाडा गया तो वहाँ पर एक और हमारे साथी थे, उनका नाम था नाज़मुद्दीन मकबूल, मेरा नाम था नाज़मुद्दीन। अच्छा, वो प्रोग्राम करते थे गीतमाला के नाम से रेडियो पर, मैं टेलीविज़न का था, दोनों का ताल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से था। तो वो कुछ थोड़ी सी लोगों को मुगालता होता था, उनके फ़ोन मेरे पास आते थे, मेरे उनके पास जाते थे। तो फिर फाइनली मैंने अपना नाम जो है वो नाज़मुद्दीन नाज़िम कर लिया। मैंने कहा कि चलो शायराना टाइप का नाम हो जाएगा। चलो ये अब थोड़ा सा रिवर्स गियर कि डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले दुनिया में तो, लेकिन हम अपने मुल्क में देखें तो आपको किस शख्सियत ने, डॉक्यूमेंट्री तो आपका शौक था ही, तो
मुतासिर किस डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर ने किया? देखिए, बात यह है कि मेरे सामने सिर्फ एक ही नाम है और उसका नाम है उबैदुल्ला बेग। उबैदुल्ला बेग ने मुझे बेइंतहा मुतासिर किया। जब वो बोलते थे किसी भी मौजू के ऊपर आखिर वक्त तक, वो क्या शानदार उनका दास्तान गोई का अंदाज था और क्या शानदार इंसान थे वो। आप भी मिले होंगे। हम तो उनके वो, आप रेडियो में थे वो शुरू में? रेडियो में बुनियाद तो उनकी भी रेडियो ही थी। अच्छा नाज़िम, आपने ये तो जिक्र किया कि वो पहली डॉक्यूमेंट्री का सिलसिला, अजीब बात है, मोहम्मद खान जुनेजो का नाम जब भी आता है तो जिसके सामने आप नाम लेते हैं ना, तो आगे से उसका रिस्पॉन्स ये होता है, यार बहुत शरीफ आदमी थे। हाँ, अच्छा, तो ये तो पता चल गया कि वो उनके ईमा पे, वो हमने ईमा पे, उनकी ख्वाहिश पे पहली इब्तिदा वहीं से हुई। और उस सिंध के उस इलाके का निसार, उस वक्त पता है आपको कि 9 कोट से मिट्टी तक की सड़क थी, सिर्फ एक वो उन्होंने बनवाई थी। 9 कोट से मिट्टी की डामर की एक उसके बाद जो है इस्लाम कोट, नगर पार्कर, भालवा, चाचरो, डिपलो, वो जो कोई सड़क नहीं थी। आज मैंने सुना है कि आज बहुत कुछ है। हाँ, हमने भी सुना है। अच्छा, इस हवाले से डॉक्यूमेंट्रीज तो बहुत सारी आपने, मैं तो बल्कि आपके एक आध और 2 और प्रोग्रामों का भी जिक्र करूँगा, वो भी मैं उनको उस जुमरे में डालता हूँ डॉक्यूमेंट्री के में। आपका प्रोग्राम था कस्बे कमाल। जी, वो भी एक तरह की डॉक्यूमेंट्री। बिल्कुल ऐसा ही था। बिल्कुल ऐसा ही था। जुमन पे आपने एक प्रोग्राम किया, चिश्ती मुजाहिद पे शायद आपने प्रोग्राम किया, और भी कई प्रोग्राम मुझे याद है। तो उसके बाद और आपने कौन से सिंध के हवाले से डॉक्यूमेंट्रीज? यार, सिंध के हवाले से मैंने बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज की। सबसे पहले तो खैर बहरहाल ठट्टा के ऊपर की, फिर उसके बाद चौकुंडी और मकली और लाखों लुत्फुल्ला और बेशुमार शाहजहां मस्जिद, ये सब ये आ जाते थे। मोइंजोदाड़ो पर तैयार करदा इस डॉक्यूमेंट्री को 1989 में इंटरनेशनल रेडियो एंड टेलीविजन यूनिवर्सिटी पेरिस के ज़ेर एहतमाम टिपाजा अल्जीरिया में इंटरनेशनल आर्कियोलॉजी फिल्म फेस्टिवल में खुसूसी तारीफी सनद से नवाजा गया। इस डॉक्यूमेंट्री ने यूनियन ऑफ रेडियोज एंड टेलीविजन ऑर्गेनाइजेशन के तहत होने वाले एक इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी पाकिस्तान टेलीविजन की नुमाइंदगी की। सार्क एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तंजीम के तमाम ममालिक ने इसे खुसूसी तौर पर टेलीकास्ट किया। कितना असर है आप टेलीविजन में? मैं 2003 तक रहा। 2003 कब से कब? 75 से 2003 तक। तो 28 साल बनते, पूरे 28 साल बनते। लेकिन आप यूं समझिए कि उससे पहले मैं रेडियो से मुंसलिक था। हाँ, बिल्कुल। रेडियो से मेरी सारी तरबियत रेडियो से हुई थी। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेरे वहाँ से था। उसके अंदर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के नाम आते हैं। क्या कहते हैं, वो 9 सदी का किस्सा है। हाँ, 2-4 मैं तो इसको अपनी किताब के उसमें मैंने कहा मेरा 50 साल का मीडिया का तजर्बा है। बिल्कुल। तो अखबार में भी लिखता रहा हूँ मैं, अखबार में। इसका मतलब तकाबुल कैसे करेंगे आज के ज़माने से? अब क्या हो रहा है, पहले कैसे होता था? यार बस मैं क्या करूं, मैं अफसोस कर सकता हूं कि अब मैं जाता हूं टीवी के ऊपर तो कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा, किसी स्टूडियो में नहीं हो रहा, सिवाय ले दे के स्पोर्ट्स है, वो भी वहाँ हो रहा है, आपने कट कर लिया MCR में, बस ठीक है चल रहा है वो, या एक आध कोई करंट अफेयर। और हमने तो ये सुना है कि टीवी भी खरीद के ड्रामे चलाता है। हाँ, खरीद के ये यूसुफ बेग मिर्जा साहब ने ये बिना डाली बिदत। हाँ, ये बिदत उनकी डाली हुई है कि नहीं बाहर से लेते हैं और बाहर से लेके और वो करते हैं। भाई तो आउटसोर्स किया। चलिए ठीक है, मुझे कोई वो नहीं है इतराज़ के जी, आप कीजिए आप ऐसा, लेकिन ये तो बताइए कि ये जो हर सेंटर पे 3 या 4 स्टूडियोज हैं, 5 चौक 20, ये किस खाते में जाएंगे? इनका क्या काम है? वहाँ स्टाफ है। मेरी किताब में जिस वक्त मैंने ये किया है 2018 तक 6000 थे स्टाफ, 6000। अब तो और भी ज़्यादा होंगे। तो बहरहाल ये कि अब बुरा हाल है। और आप देख लीजिए बाकी जो टेलीविज़न वो कर रहे हैं, हमारे टेलीविज़न का ये था कि
वो फैमिली टेलीविज़न था। हर नौयत का प्रोग्राम जो है वहाँ होता था, हर नौयत का। कव्वाली भी हो रही है, बच्चों के प्रोग्राम, औरतों बच्चों के प्रोग्राम भी हो रहे हैं। आज आप बताइए मुझे, बच्चों का कोई प्रोग्राम हो रहा है? कहीं भी नहीं। आप मुझे बताइए कोई ऐसे, मतलब प्रोग्राम तो खैर बहुत होते हैं, सब कुछ होते होंगे, लेकिन किसी चैनल को ये होश नहीं है। कोई ड्रामे में लगा हुआ है तो ड्रामे नहीं, में वो सिर्फ क्या तुर्की के ड्रामे 9 बजे वो कहते हैं कि बस 8 बजे 9 बजे बस धड़ाधड़ वो आप अपने लोगों को बैठाइए, उनको लड़वाइए और वो करंट अफेयर। वो भी एक अजब। आज के दौर के प्राइवेट टीवी चैनल्स पर जो टॉक शोज होते हैं, उनसे हटकर नाज़िमुद्दीन ने संजीदा नौयत के टॉक शोज किए। चेहरे प्रोग्राम की सीरीज में अब्दुस सत्तार ईदी को उन्होंने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुतारिफ करवाया। इसका इतराफ खुद ईदी साहब भी करते हैं। मैं कभी टीवी में नहीं जाता था, मैं अपने कामों में लगा रहता था। नाज़िमुद्दीन मेरे पास आए, मुझे ये बताया कि आपको टीवी में आना है। मेरे लिए अजीब मामला था, मैं इन चीज़ों से दूर भागता था, लेकिन नाज़िमुद्दीन मुझे पहला इंटरव्यू करा, मैं बहुत मशहूर हुआ, लोग मुझे पहचानने लगे और मेरी इज्जत करने लगे। इसके अलावा चेहरे प्रोग्राम की सीरीज में गुलकार मेहदी हसन, दीनी स्कॉलर मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा कासमी, साबिक विफाकी वजीर और सियासतदान पीर अली मोहम्मद राशिदी, मारूफ कमेंटेटर उमर कुरैशी, ब्रिटिश स्क्वॉश चैंपियन रोशन खान और मारूफ खत्तात आज़र ज़ूबी जैसी शख्सियात को भी मेहमान के तौर पर बुलाया गया। अच्छा, थोड़ा लेट्स गो बैक। अब आप क्या बरस हो गए हैं आपको कनाडा में? कनाडा में मुझे तकरीबन मैं 1998 में गया, 5 साल की छुट्टी लेके, और समझ लीजिए मैं 25, 26, 27 साल हो गए मुझे। वहाँ का कुछ अहवाल? वहाँ का अहवाल ये है कि भाई आपका जाना कैसा रहा, जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? शुरू में तो बहुत रिग्रेट था मुझे। अच्छा, बहुत ज़्यादा था। क्या था रिग्रेट? रिग्रेट ये था यार मैं क्यों आ गया यहाँ पर इसलिए कि वहाँ आपने कभी किसी पौधे को देखा है कि जिस वक्त आप उसको गमले से निकाल के कहीं और लगाते हैं तो उसका क्या हाल होता है? वो फौरन हरा भरा नहीं होता, वो अपने डंडियाँ और ये उनको मुरझाता है, फिर उसके बाद वो निकलता है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ, कुछ हमें टाइम लगा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया मामला। उसके अंदर मैंने वहाँ पर अब जो है इस वक्त मैं अपना चैनल मेरा है, मैंने बनाया हुआ है नाज़िमुद्दीन नाज़िम के नाम से, और उसके लिए मैं चीज़ें मैं बनाता हूँ। ये एक वाहिद चीज़ है जिसमें कैमरा भी है, एडिटिंग मैं इसमें नहीं करता। मैंने बाकायदा तौर के ऊपर सॉफ्टवेयर ख़रीदा और ख़रीद के उसका कोर्स लिया और उसका कोर्स लेके मैंने सीखा, और अब मैं उसको डेस्कटॉप के ऊपर करता हूँ, और फिल्मोरा उसका नाम है, क्योंकि दुनिया बदल गई है। अच्छा, आप जो कुछ भी वहाँ कर रहे हैं उसका रिस्पांस कैसा है आप और कहाँ से है? देखिए, बात यह है कि आपको वहाँ पर अपनी दुनिया आप बनानी पड़ती है, सीधी सी बात है। आप वक्त के साथ साथ वो सब कुछ हो जाता है। मैंने अब हल्के दोस्तों के बना लिए। ये ठीक है कि आज के डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इनकलाब ने यकीनन किताब की अहमियत को कुछ कम कर दिया है, लेकिन नाज़िमुद्दीन नाज़िम की किताब डॉक्यूमेंट्री तारीख़ व इर्तिक़ा को मास कम्युनिकेशन के तलबा में बहुत पजीराई मिली है। कराची यूनिवर्सिटी और विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन के शोबों ने इसे हवाला जाती किताब का दर्जा दिया है, जबकि हैदराबाद दक्कन इंडिया की मौलाना अबुल कलाम नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने इस किताब को न सिर्फ अपने निसाब में शामिल किया है, बल्कि इसके तहत इम्तिहानात भी लिए जा रहे हैं।
मास कम्युनिकेशन के तलबा व तालिबात नाज़मुद्दीन की 6 डॉक्यूमेंट्रीज की एक सीरीज़ PTV का सफ़र से भी इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। इस सीरीज़ में पाकिस्तान टेलीविज़न के क़याम यानी 1964 से लेकर 1994 तक होने वाली तमाम तदरीजी तरक्की का अहाता किया गया है। अब आप क्या समझते हैं कि यहाँ बड़ा ब्रेन ड्रेन, हम कहते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। अच्छा, और आमतौर पे ये भी कहते हैं, सुना है लोग, अगर किसी के पास जाने की गुंजाइश है, मतलब उसका कोई बेटा बड़ा बाहर है और वो खुद भी जा सकता है, वो किसी भी एज ग्रुप का हो, अगर वो नहीं जा रहा है बाहर तो वो बेवकूफ़ी कर रहा है। तो ये कभी फीलिंग आती कि नहीं यार, हम इतना मेरा टैलेंट है और मुझे वहीं रहना चाहिए था, मैं क्यों अपना, या फिर खुद आपको अपनी औलादों के कतई तौर के ऊपर अब कोई, मुझे इसके ऊपर कोई रिग्रेट नहीं है। मेरे बच्चे माशाल्लाह वहाँ वेल सेट हैं। मेरा एक बेटा है जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में है, एक बेटी मेरी बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो की मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, बहुत अच्छी पोजीशन पर है। एक बेटी मेरी और इसी तरीके से है, एक बेटी रॉजर्स में काम करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब सेट। अब कनाडा की बात निकली है, वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी भाई बहुत हैं कनाडा में, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ वो ज़्यादा है। नाम हम सुनते हैं, हम कभी गए नहीं, मिसिसागा है या कोई और जगह है, वहाँ पाकिस्तानी बहुत हैं। तो वहाँ उनका आपस में उनकी क्या रेपुटेशन है, आपस में उनकी क्या, आपस में कोई उनका मिलन जुलन है या वहाँ भी? नहीं, बहुत अच्छा है निसार। वहाँ बड़े अच्छे लोग प्रोग्राम्स करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मुशायरे भी हो रहे हैं। यहाँ से जो मेहमान जाते हैं वो भी उनको बुलाते हैं, अदबी नशिस्तें भी हो रही हैं, उसके लिए लोग कर रहे हैं। शबनम नूरवानी का बेटा है फैसल अजीम, वो कर रहा है। ये मुख्तलिफ़ लोग जो है, हर शख्स अपनी सतह के ऊपर कुछ ना कुछ कर रहा है वहाँ पर, और लोग जमा होते हैं। कुछ नहीं होता तो भाई बात यह है कि हफ्ता 15 दिन 20 दिन के बाद सब आपस में दोस्त जो हैं वो मिल के, आज ज़ुबैरुद्दीन के घर चलें, न्यूज़ वाले, हाँ, उन्होंने बुला लिया ज़ुबैर भाई ने कि भाई आ जाएं खाना खाएं, और उसमें 5 6 7 फैमिली बुला ली हैं। इसी तरह हमने बुला लिया। अच्छा, ये राहिला कमर, इनकी जो भतीजी है सुल्ताना की, अच्छा, वो वहाँ पर है, सईद अहमद नसीम वगैरह वगैरह। अच्छा, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आप जो कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं अपने चैनल पे, वो क्या है, उसकी प्रोग्रामिंग क्या है, उसमें क्या करते हैं? देखिए उसमें ये है, मसलन मैं टर्की गया था 2021 में, मैंने वहाँ पर इसी टेलीफोन के ऊपर उसके ऊपर आया सोफिया गया मैं, टर्की में तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी थे, उनका मज़ार है। इसी तरीके से और जो दिलचस्पी की चीज़ें हैं, टॉप कॉपी म्यूज़ियम है, ये सारे के सारे वो, उनके ऊपर मैंने उनकी डॉक्यूमेंटेशन की 8-8 10-10 मिनट की, और उसके अंदर कमेंट्री दी और वो करके और वो लगा दी। अब एक मैंने बनाया था, एक दिन इस्तांबुल के साथ, यानी आप एक दिन में अगर आप हैं वहाँ ठहरे हुए तो किस तरह इस्तांबुल को देख सकते हैं। एक दिन है आपके पास सिर्फ, वहाँ से निकले यहाँ आए, कौन से किस तरीके से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं उसको। मैंने एक दिन का मैक्सिमम फ़ायदा अब वो आपको उसके अंदर नज़र आ जाएगा, बिल्कुल उसमें नज़र आएगा। मैं क्रूज़ पे गया तो वो बिल्कुल एक अलग दुनिया थी, बिल्कुल एक नया माहौल था। उसके ऊपर मैंने कहा इसको होना चाहिए, मैंने वो उसको रिकॉर्ड किया, उसको वो करके और उसके ऊपर मैंने बनाया और उसको मैंने दिखाया। तो मुराद ये कि कुछ ना कुछ मैं कंटेंट डालता रहता हूँ। अब थोड़ा इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर जैसे यहाँ एक अजीब सी राइवलरी होती है ना, इंडियन पाकिस्तानी मैचेस होते हैं इसमें शारजा में इधर उधर, तो वहाँ इंडियंस की तादाद ज़्यादा है या पाकिस्तानी की तादाद ज़्यादा है, और इनके आपस में रिलेशंस किस तरह से हैं?
उनकी कोई सोशल एक्टिविटीज़ होती है उसमें पाकिस्तानी जाते हैं, या आपकी कोई सोशल एक्टिविटी, कोई आर्टिस्ट चला गया तो वो लोग किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं? देखिए निसार, बात ये है कि वहाँ पर सिखों की, मशरक़ी पंजाब के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। बाकी जो दूसरी इंडियन कम्युनिटी है वो इतनी ज़्यादा हम में नहीं घुलती मिलती ना। आप लोग मतलब हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन हम वो अच्छा। हमें लिफ्ट ही नहीं कराते वो, मतलब हमारे स्टोर्स में नहीं आएंगे वो। अच्छा अच्छा। ग्रॉसरी स्टोर्स में, सिर्फ अपने स्टोर्स में जाएंगे। लेकिन ये कि ठीक है, मिलजुल के हम लोग मतलब रह रहे हैं। सिखों का झुकाव ज़्यादा है? सिखों का बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब उनको है, इसलिए कि वो हमदर्दी है उनको। गो के हमारी तारीख के अंदर हमारी उनकी बड़ी राइवलरी रही है। लेकिन जो इनको यहाँ अप्रोच हम लोगों ने इमरान खान के ज़माने में इनको दी, इनके मजहबी उसकी वजह से उसकी अच्छा अच्छा, वो जो है करतारपुर वो जो है, हाँ उसकी वजह से वो बहुत बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। आखिर में कुछ आप वो जैसे होता ना पैगाम कौम को देना चाहते हैं, कुछ बात कहना चाहते हैं किसी को, तो आप? जी, मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा निसार के आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जाते हैं सोशल मीडिया पे, उसमें डॉक्यूमेंट्रीज़ को आप देखते हैं, प्रोग्राम्स को आप देखते हैं, उसमें जाके कमेंट्स ज़रूर दीजिए, बताइए कि आपको उसमें क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी। बहरहाल अब यह है कि हम जिस तरीक़े से हमारे मामलात जो हैं नीचे की तरफ जा रहे हैं तेज़ी के साथ, उम्मीद है कि शायद हम समझ जाएं, बस यही मैं कह सकता हूँ। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आपसे, बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू रही। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निसार। थैंक यू।